और चलिए अब शुरुआत करते हैं आधा मिनट पूरी खबर की। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बुलेटिन में देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या है, इस पर फटाफट एक नजर। सिनफार बन गया हमास का चीफ। बांग्लादेश हिंदुओं पर किस तरह से यहां पर हमला हो रहा है। यूनुस को बांग्लादेश की कमान सौंप दी गई है। राजस्थान में बाढ़ से कैसे हाहाकार मचा, ये खबर आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा टोंक से खबर होगी, जहां पर नदी में बहा बस ड्राइवर। लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश की गई, यह खबर भी आपके सामने होगी। चित्तौड़गढ़ में हादसा हुआ, जिस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। ओलंपिक से जुड़ी खबर, जहां पर आज 2 मेडल पक्के हैं भारत के। शुरुआत हम कर रहे हैं पहली बड़ी खबर के साथ, बांग्लादेश से बड़ी खबर, क्योंकि यहां पर हालात बेहद खराब है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया बने हैं मोहम्मद यूनुस। राष्ट्रपति भवन में मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया। इस मीटिंग में छात्र नेताओं के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल रहे। सर्वसम्मति के साथ नेता चुने गए हैं मोहम्मद यूनुस। अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश जारी है। इसी बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेता चुना गया है। नई सरकार के गठन तक मोहम्मद यूनुस सरकार का नेतृत्व करेंगे। सरकार का नेता चुनने के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में तीनों सेना चीफ मौजूद थे। मीटिंग में छात्र संगठन के नेता भी मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार का नेता चुना गया। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने जाते हैं। और वहीं बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा लगातार जारी है। ढाका की बात की जाए तो यहां पर हिंदू मंदिरों और घरों पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की है। पाबना में हिंदुओं के घरों पर अटैक किया गया। कट्टरपंथियों ने मूर्तियों को भी तोड़ा है। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है। कट्टरपंथी हिंदुओं पर टारगेटेड हमले कर रहे हैं। जैसोर जिले के शाहपुर में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में लूटपाट की और फिर घरों को तोड़फोड़ दिया। हुड़दंगियों ने शाहपुर में हिंदुओं के दर्जनों घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हिंदुओं के साथ मारपीट की। कट्टरपंथियों के उत्पात की दूसरी तस्वीर सिलहट जिले के शेख घाट इलाके की है। यहाँ भी उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी। घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों, हिंदू घरों के साथ साथ हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया है। मंदिर में रखी गई मूर्तियों को भी तोड़ा गया है। देखिए आप खबर। बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश में कई हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर में रखी मूर्तियां तोड़ दी। मंदिरों में आग लगा दी। कट्टरपंथियों ने नो आखली इलाके में भी मंदिर पर हमला किया। मंदिर में तोड़फोड़ की। मंदिर के बाहर आग लगा दी। मंदिर में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। हुड़दंगियों ने कांडीपारा जिले के वरात में काली मंदिर पर हमला किया। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया। मंदिर में रखी कुछ मूर्तियों को बाहर फेंक दिया। मंदिर का गेट भी तोड़ दिया। और वहीं बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर भी हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया। कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की है। मंदिर में रखे मूर्तियों को तोड़ दिया गया। मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। जान बचाकर किसी तरह से मंदिर के पुजारी वहां से भागे। इस्कॉन मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को तोड़ा गया। मंदिर में आग लगा दी गई। हिंसा के वक्त वहां मौजूद 3 पुजारी और कई लोग किसी तरह जान बचाकर भागे। इस्कॉन की ओर से जारी किया गया ये वीडियो पूरी दुनिया में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की गवाही है। ठाकुर जी है, ठाकुर जी को छोड़कर हम लोग बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा प्राणनाथ ही है गोविंद कृष्ण जी। उनको छोड़कर कैसे जाओ? इसलिए हमारा जो प्राण भी जाए, हम लोग इधर से नहीं जाएंगे कहाँ पे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदू मंदिर देवी देवताओं पर हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चिंता जाहिर की है। उनकी पूरी बात सुनिए, क्या कहा गया उनकी तरफ से। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation.
बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशों के बीच बांग्लादेशी सेना ने शीर्ष पदों पर बड़ा फेरबदल किया है। क्या है वो, आप देखिए। मेजर जनरल जिया उल एहसन को उनके पद से हटा दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सैफुल आलम को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुजीबुर रहमान को आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्राइन कमांड का जीओसी नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद तबरे शम्स चौधरी को सेना का क्वार्टर मास्टर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया गया है और मेजर जनरल ASM रिदवानुर रहमान को NTMC के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और वहीं बांग्लादेश छोड़ने के बाद पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में रुकी हैं, लेकिन उनके शरण को लेकर अब भी संशय बरकरार है। उनके यूरोप जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना को ब्रिटेन ने अनुमति नहीं दी। अमेरिका ने भी वीजा कैंसिल कर दिया है। इसके बाद शेख हसीना फिनलैंड और रूस जैसे कुछ देशों से बातचीत कर रही हैं। शेख हसीना ब्रिटेन जाना चाहती थी क्योंकि उनकी बहन रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटिश संसद की सदस्य है और ट्रेजरी की आर्थिक सचिव भी है। शेख हसीना के परिवार के सदस्य फिनलैंड में भी रहते हैं, इसलिए वे उत्तरी यूरोपीय देश जाने पर विचार कर रही हैं। फिलहाल बहन रेहाना के साथ शेख हसीना गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से पूरे देश में अराजकता फैल गई है। मस्जिदों और घरों पर हमला करके आग के हवाले भी किया गया है। बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरपंथियों का उपद्रव बढ़ गया है। धार्मिक कट्टरपंथियों और उनके समर्थकों ने अहमदिया मुस्लिमों के घरों को निशाना बनाया और करीब 70 घरों पर हमला कर दिया। कट्टरपंथियों ने जलसा गाह के केंद्रीय स्टोर में आग लगा दी। जामिया और मस्जिद की दीवारें तोड़ दी गई और आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें जामिया के छात्रों सहित करीब 18 अहमदिया घायल हो गए। कट्टरपंथियों ने रंगपुर जिले के तारागंज और शेरपुर जिले के रंगगटिया गांव में भी अहमदिया मस्जिद में तोड़फोड़ कर आगजनी की और घरों पर हमला किया गया है। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आरएसएस ने भारत सरकार से पहल करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। हिंदू की सुरक्षा को लेकर आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश भैयाजी जोशी ने भारत सरकार से उचित कदम उठाने की मांग की है। हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करे कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक अलग देश है, किसी भी स्वयंसेवी संगठन की एक मर्यादा है, लेकिन विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी भी जताई है। उलेमाओं ने बांग्लादेश में उपजे हालात के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। लखनऊ के छोटे इमामबाड़ी में पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं पर हमले रोकने के लिए मुस्लिम जमात से आगे आने की अपील की गई। साथ ही बांग्लादेश में उपजे हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया। पाकिस्तान ये नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से कोई दूसरा समुदाय हस्त खुश होकर अपनी जिंदगी बसर करे। उसके कि यहाँ जो मशीन लगी हुई है आतंकवाद की, वो उसी पे काम कर रहा है और आज उसका नजारा हमें बांग्लादेश में भी देखना है। उलेमा ने पीएम मोदी से पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की मांग की है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच लोग आधी रात को दिल्ली पहुंचे। भारत पहुंचे लोगों से TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने बात की। जिस तरीके से वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, तो क्या लग रहा था पूरे कंट्री में क्या पैनिक की सिचुएशन है? क्योंकि लोगों ने संसद पर भी कब्जा किया, हिंसा हो रही, आगजनी हो रही, 300 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो अब ठीक है, अब तो कुछ नहीं है ऐसा, पहला था जो भी था, अब नथिंग लग रहा। कब से सामान्य है आपके हिसाब से? क्योंकि अभी भी आज से सामान्य है, वैसा कुछ अब लग रहा है कि बेहतर होगी। बेहतर है। लोगों में इंडियंस जो वहाँ रह रहे हैं उनमें डर है, वहाँ पे लोग इंडियंस आ रहे हैं यहाँ पर, आ रहे हैं जस्ट टू मीट द फैमिली, लेकिन अब कोई डर नहीं है, नथिंग लाइक दैट। जिस जगह आप थे वहाँ पे क्या हालात थे? अभी हिंसा हो रही थी? हिंसा हो रही थी प्रीवियस डे। अच्छा, राइट नाउ एवरीथिंग इज ओके। अभी जो सिचुएशन है वहाँ पे हिंसा हो रही है, आग लग रही है, सिचुएशन इस नॉर्मल है। आप अब नॉर्मल है? नॉर्मल है। अभी तक आपने क्या देखा? आपके आसपास कहीं आग लग रही हो, लोगों को मारा जा रहा हो? मारा जा, स्टूडेंट का डेथ है स्टूडेंट के लिए, और पुलिस भी लिए उसके लिए फायर करेंगे उसके। आप लोग को भी डर लग रहा था वहाँ पे जिस सिचुएशन थी? डर लग रहा था ना, मैं उसके लिए
मैं हूँ स्टूडेंट के लिए, मैं हूँ स्टूडेंट्स, और शेख हसीना पर मैं उसके लिए जो भी करता है नॉट बी। इंडियंस जो वहाँ पे रह रहे हैं वो सेफ हैं? हाँ सेफ है, बिल्कुल सेफ है। बिल्कुल सेफ है। सेफ है। अभी हालात तो वहाँ पे जैसे शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है, तो लगता है कि अभी बांग्लादेश रहने लायक है, वहाँ पे चीज़ें बेहतर होंगी? हाँ लायक है, बेटर लायक है। राजस्थान में बाढ़ बारिश का कहर है। राजस्थान के टोंक में भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है। बारिश के बाद टोंक में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के बाद टोंक में उफान पर है नदी नाले। पानी के तेज बहाव में रोडवेज की बस फंसी हुई है। पानी बस को बाहर ले जाने के लिए उतारू है। बस का ड्राइवर फंस गया। उसे बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम पहुंची। टीम का एक सदस्य रस्सी के सहारे बस तक पहुंचकर बस ड्राइवर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। बस ड्राइवर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ता है। एसडीआरएफ के जवान से ड्राइवर का हाथ छूट जाता है। पानी की उफान में बस ड्राइवर बह जाता है। बस ड्राइवर की तलाश जारी है। और वहीं अजमेर की बात की जाए तो अजमेर में भी हालात भारी बारिश के बाद काफी ज्यादा खराब हैं। भारी बारिश के बाद जल भराव ने लोगों की मुसीबत काफी बढ़ा दी। भारी बारिश की वजह से पुष्कर का सरोवर का जलस्तर बढ़ गया है। सरोवर का पानी ऊपर से बह रहा है। पानी की स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने सरोवर के किनारे के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बारिश के कारण पुष्कर सरोवर का जलस्तर 25 फीट से ऊपर पहुंच गया है, जिससे सरोवर के आसपास बने होटलों और रिजॉर्ट्स में पानी घुसने का खतरा बढ़ गया है। ये तस्वीर अजमेर शहर की है, जहाँ की स्थिति देखिए। गलियों मोहल्लों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। राजस्थान में मानसून जमकर बरस रहा है। वहीं मौसम विभाग ने सूबे में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के पाली में हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल से नाले जाम हो गए हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से सफाई कराने की मांग की है। घरों में पानी घुसने के बाद जल भराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं टोंक जिले में भारी बारिश के कारण पिछले 24 घंटों से चंदलाई बांध से ओवरफ्लो हो रहा है। कल रात को भी हमने बेड के ऊपर गैस स्टोर होकर हमने खाना बनाया और खाया, और रात को भी घर पे बेड पे एक आदमी घर के बेड पे सोया, और इस तरीके से हमने पूरी रात काटी। लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वहीं वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी तेज बारिश दर्ज की गई है। गंगा भी पूरी तरह से उफान पर नजर आ रही है। देखिए आप क्या हालात है। तस्वीरें वाराणसी के नमो घाट की हैं, जहां गंगा नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। राजघाट भी पानी से लबालब नजर आ रहा है। वाराणसी में 24 घंटे में 1.13 मीटर ऊपर गंगा का पानी आ चुका है। हर घंटे 7 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि वाराणसी में अगले 2 से 3 दिन तेज बारिश होगी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। गंगा के घाटों पर नजर रखी जा रही है। इधर तेलंगाना के वानापर्ती जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स घर में मगरमच्छ आ गया है एक घर में, और घर में मगरमच्छ को देख करके लोगों के होश उड़ गए। वानापर्ती जिले के श्रीरंगपुर मंडल के जन्मपेट गांव में करीब 3:45 बजे सुबह कुत्ते के भौंकने से घर के मालिक नागन्ना की नींद खुल गई। उठने पर घर के बाथरूम के पास मगरमच्छ को देख उसके होश फाख्ता हो गए। घर के मालिक ने तुरंत वन अधिकारियों और सागर स्नेक सोसाइटी को सूचित किया। मौके पर टीम के पहुंचने पर रेस्क्यू शुरू किया गया। मगरमच्छ के जबड़े को रस्सी से बांधकर गाँव से बाहर लाया गया और काफी मशक्कत के बाद कृष्णा नदी के किनारे तट तक पहुंचाया गया। तट पर पहुंचने पर मगरमच्छ कृष्णा नदी में चला गया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और बात पेरिस ओलंपिक की। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास रचा है। 50 किलो भार के फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंच गई है विनेश। सेमीफाइनल में क्यूबा के रेसलर को हराया है। विनेश ने क्यूबा के रेसलर को 5-0 से पराजित किया। आज गोल्ड मेडल के लिए कुश्ती रिंग में उतरेंगी विनेश फोगाट। पेरिस के दंगल में हिंदुस्तान की धाकड़ गर्ल विनेश फोगाट ने कमाल कर दिया। विनेश फोगाट के पास अब गोल्डन गर्ल बनने का मौका है। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान यूस नेलिस गुजमान लोपेजी को 5-0 से पटखनी देते हुए चारों खाने चित कर दिया। फाइनल में पहुंचकर विनेश फोगाट ने एक मेडल तो पक्का कर लिया है।
ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत की महिला पहलवान फाइनल में पहुंची है। विनेश अब आज रात 10 बजे के बाद अमेरिका की सारा एन हिल्डरब्रांड से गोल्ड मेडल मुकाबला खेलेगी। और वहीं आज नीरज चोपड़ा भी गोल्ड के लिए भाला फेंकेंगे। पहले थ्रो में ही फाइनल में जगह उन्होंने पक्की कर ली है। ग्रुप 2 में भाला फेंकने वाले पहले स्थान पर वो पहुंच गए। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कमाल की शुरुआत की है। उन्होंने पहले राउंड में अपने पहले ही थ्रो में फाइनल का टिकट हासिल किया। नीरज चोपड़ा कल जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में उतरे। उन्होंने अपना पहला ही थ्रो 89.34 मीटर का फेंका। ये नीरज का सीजन बेस्ट थ्रो था। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ग्रुप को मिलाकर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा सबसे आगे रहे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। पूरा देश नीरज की तरफ एक बार फिर से देख रहा है। नीरज का फाइनल मुकाबला आज रात 11:55 से खेला जाएगा। मेंस हॉकी टीम जर्मनी के हाथों सेमीफाइनल में हार गई। अब टीम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैदान में उतरेगी। जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में अब जर्मनी का सामना नीदरलैंड से होगा। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरी पलों में भारतीय खिलाड़ी मौके को भुनाने से चूक गए। खेल के 7वें मिनट में गोल दागकर भारत ने बढ़त हासिल कर ली है। भारत को जर्मन डिफेंडरों की गलती से एक के बाद एक लगातार 4 पेनल्टी कॉर्नर मिले। ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत का सामना स्पेन की टीम से होगा। ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच 8 अगस्त को होगा। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी ने दिल्ली में शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। महाविकास अघाड़ी में आज सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। उद्धव ठाकरे 3 दिन के दौरे पर हैं। उद्धव ठाकरे आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे कल उपराष्ट्रपति से मुलाकात करने उनके आवास पर जाएंगे। उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में एमवीए को अच्छी सफलता मिली है। हमारी कोशिश है कि महाराष्ट्र विधानसभा में महाविकास अघाड़ी की सरकार बने। राजस्थान से खबर है, जहां पर चित्तौड़गढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। सड़क हादसा चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा इलाके का है। हादसा कैसे हुआ, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी ने इन्हें टक्कर मारी और वो भाग गया। सड़क के किनारे सभी लोग पड़े थे, खून से लथपथ थे। सड़क पर जहां हादसा हुआ वहीं एक बाइक भी खड़ी थी। कुछ 6 लोग वहां थे, जिनमें से 5 की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है, जिसे निम्बाहेड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुटी हुई है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने मामला दर्ज करते हुए बेटी का ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल कराने का आरोप लगाया है। महिला ने बेटी का धर्म परिवर्तन कराने के बाद खाते से पैसे निकालने का आरोप लगाया है। साथ ही बेटी का ब्रेन वॉश कर अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर करने की आशंका जताई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धर्मांतरण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह की आशंका जताते हुए एनआईए से जाँच की मांग की गई है। ये घटना, ये पूरी केस एनआईए के पास जाना चाहिए। एनआईए इसकी जाँच करे अच्छे तरीके से कि इतने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे कहीं भारत के बाहर की ताकत तो नहीं है। दिल्ली से खबर है, दिल्ली के द्वारका में लूटपाट की घटना सामने आई है, जहां 3 नकाबपोश लुटेरों ने पैथोलॉजी लैब से 5 लाख की लूटपाट। द्वारका पैथोलॉजी लैब में लूटपाट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें 3 लुटेरे पैथोलॉजी के कैश काउंटर से पैसे निकालते दिख रहे हैं। पैसे को बैग में डाल रहे हैं। एक लुटेरा बार बार बाहर से आने जाने वालों की मॉनिटरिंग कर रहा है। इन लुटेरों ने पैथोलॉजी के एक कर्मचारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। तस्वीर में दिख रहा है 3 में से एक लुटेरा लैब के कर्मचारी को पकड़े हुए है। उसके हाथ में चाकू भी दिख रहा है। लैब का कर्मचारी बीच बीच में हाथ जोड़ता हुआ भी दिख रहा है। लुटेरों ने लैब से करीब 5 लाख की चोरी की। सीसीटीवी के आधार पर दिल्ली पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। उज्जैन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। महज 15 मिनट में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से करीब 23 लाख रुपए की चोरी करने वाले 2 युवकों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
एटीएम से चोरी करने वाला शातिर आईटी में एमएससी है। चोर ने एटीएम को बिना नुकसान पहुंचाए पासवर्ड के जरिए 22,93,100 रुपए की चोरी कर ली। पुलिस ने रुपए बरामद करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। ऋतुराज सिंह 30 साल का है। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने पढ़ाई करी है और एक ये आईटी और एटीएम रिपेयरिंग की कंपनी में काम करता है, इसीलिए उससे पूरे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसकी पूरी जानकारी है। एसपी के मुताबिक ऋतुराज 26 जुलाई को एटीएम की कैश डिपॉजिट टीम के साथ आया था, जिसने कैश डिपॉजिट के दौरान पासवर्ड देख लिया था। और एक अहम खबर है, तमिलनाडु के सुलूर में एयरफोर्स की जॉइंट वॉर ड्रिल हुई है। वॉर ड्रिल में 5 देश ले रहे हैं हिस्सा। यूके, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की एयरफोर्स हिस्सा ले रही है। जर्मनी पहली बार वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। तरंग शक्ति नाम से चल रहा है वॉर एक्सरसाइज। तमिलनाडु में तरंग शक्ति और इंडियन एयरफोर्स की जॉइंट वॉर ड्रिल चल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तरंग शक्ति से नाम दिया गया है और इस जॉइंट वॉर ड्रिल में वायुसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही है। चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी।